बिहार के महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बिहारियों का अपमान करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस आरजेडी। बलरामपुर में सीएम योगी की जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने कहा, सपा कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा, सरकार बनने पर वो जजिया कर वसूलेंगे और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बांट देंगे। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत याचिका पर 22 मई को होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई। रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। राजस्थान एमपी में हीटवेव का रेड अलर्ट। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री। कोटा में लू से 1 की मौत। पंजाब में स्कूलों की छुट्टी। केरल में बारिश की चेतावनी। आप देखते हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के बीच नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और इस बीच आज मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी महाराजगंज पहुंचे हैं। एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराजगंज ने, सिवान ने अपने जोश से पूरे भारत को यह संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, एक प्रकार से पूरा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो गया है। मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, और विकसित बिहार बनाना है। दिखाते। मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो चुका है। चूंकि चुनाव हो रहे हैं और हम 4 जून के करीब हैं, मैं कह सकता हूं कि बीजेपी हार जाएगी। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भारत गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं।
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर दे के सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स दे के सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया। क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने स्वाति मालीवाल केस में कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो घर में स्वाति कैसे घुसी। केजरीवाल को अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी करनी चाहिए। दुर्व्यवहार पर पार्टी ने जांच क्यों नहीं गठित की, क्यों आखिर ये सब कुछ हुआ, इस सब पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होके बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भाई कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। और उसके बाद अब टू 2-3 सांसद बचते हैं जो मिलना चाहते हैं। अब उसमें भी आपकी, अगर आपको लगता तो मैं बिल्कुल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था, तो हर मुख्यमंत्री का प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। आप जारी कर दीजिए उस दिन का, और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे, इसलिए नहीं मिल सकते थे। नहीं तो स्वीकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था। अब आइए बात, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। देन कम्स द 4th क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के यहां अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे। वो अंदर कैसे पहुंची, इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई। वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, मगर आज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की? 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है, 4 दिन बाद। और दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह से मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हार जाएगी और सत्ता से बेदखल हो जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं। आगे क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। तो मोदी जी तो जाने वाले हैं और सत्ता से बेदखल होंगे, और इस देश की जनता उनके अहंकार को देख रही है। कभी वो कहते हैं हम राम को लेके आए हैं, प्रभु श्री राम सबको लेके आए हैं, इंसान भगवान को कैसे लेके आ सकता है? कल को बाप अपने बेटे से कहेगा, बेटा अपने, अभी तक तो ये हमने सुना है कि बाप बेटे को लेके आता है, कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा कि हम आपको लेके आए हैं।
ऐसी परंपरा, अब आपने कल सुना, मैं उड़ीसा में पढ़ा हूं, वहां पे मैं उड़िया भी भाषा भी जानता हूं, कहते हैं कि जगत रो नाथ जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। और क्या कह रहे हैं मोदी जी, उनकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब भगवान जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं। इतना अहंकार आपके मन में आ गया है। तो भगवान जगन्नाथ जी, प्रभु श्री राम जी अब इनको सत्ता से हटाएंगे। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी विभव कुमार को ले गई मुंबई, ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर किया गया डेटा भी रिट्रीव किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, पुलिस आरोपी विभव कुमार को मुंबई ले गई है। अहम जानकारी, ट्रांसफर किया गया डेटा भी रिट्रीव किया जाएगा। अहम खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और प्रधानमंत्री के हालिया इंटरव्यूज को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले क्या कुछ कह रही हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। और रंग उतरने के बाद आज हाल ये है कि जनता अपने विकास का हिसाब मांग रही है, जनता असलियत बयां कर रही है, जनता खड़े होकर हमारी तरफ कहते हैं चहटा रही है, दौड़ा दौड़ा के सवाल पूछ रही है और सवालों का जवाब नहीं है। तो जब सवालों का जवाब नहीं है तो आप आस्था को पर प्रहार करिएगा। आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर, हमारे आराध्य इष्टों को इनका भक्त बता दीजिएगा और हम चुप रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि ना उपवास से ना माफी से इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू जो प्रभु जगन्नाथ में विश्वास करते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो हम सबके आराध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये गुनाह है, ये पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए, जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं। ये क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है देश में? देश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं और शीशे की तरह साफ है कि 5 चरण के मतदान के बाद 4 जून को ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बजाय मुद्दों की बात करने के लगातार आपने मुद्दों से भटकाया है और असलियत यह है कि जिस व्यक्ति का इस चुनाव में खुद का वजूद खत्म होने जा रहा है, जो विपक्ष को पानी पी पी के कोसता है, जिसका पाकिस्तान प्रेम, जिसका हिंदू मुसलमान विषाक्त करना हमें आज तक समझ में नहीं आया, वो अपना महिमा मंडन करने के लिए पूरी प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। मतलब ऐसी अंधभक्ति कि आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने को तैयार है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। I do believe what Sambit Patra has said is an absolute insult to the faith that billions of Hindus और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा में चुनाव प्रचार करते हुए पहुंचे। दरअसल पार्टी के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए धुआंधार प्रचार कर रात दिन एक कर रहे हैं। स्टार प्रचारक शाह ने उड़ीसा में विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है, दिखाते हैं। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन
उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको अयोध्या से बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से बस्ती श्रावस्ती जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से बस्ती श्रावस्ती के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। जनसभा के बाद अयोध्या एयरपोर्ट से जाएंगे दिल्ली। तो जनसभा के बाद अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे, अहम जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या से खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से, एयरपोर्ट से बस्ती श्रावस्ती जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्ती और श्रावस्ती पहुंचेंगे। जनसभा के बाद अयोध्या एयरपोर्ट से जाएंगे दिल्ली, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। आज बलरामपुर पहुंच गए थे और उस दौरान वहां पर उन्होंने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून को भाजपा एनडीए की विजय सुनिश्चित है। श्रावस्ती की जनता अपने एक एक वोट से इस विजय को ऐतिहासिक बनाने जा रही है। योगी ने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है, इन सबको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होना है। बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है। जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और ये लोग ठहरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये जो ठहरे राम विरोधी। जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार
400 पार, जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है, इन सबको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होना है। बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है। जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और ये लोग ठहरे समाज। और इसी बीच दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बतावे, हमारे पास तो सब है, सब इसी में है, मैं था ही नहीं किसी दिन। दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक अहम जानकारी भी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला। दिल्ली से बड़ी जानकारी, ब्रजभूषण शरण सिंह ट्रायल का सामना करेंगे। अभी आप सुन रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह को मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि आप ट्रायल का सामना करेंगे। आरोपों को स्वीकार करने से इनकार, गलती नहीं की तो मानने का सवाल ही नहीं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा पूरा मामला। राउत रेवेन्यू कोर्ट में पहली बार ब्रजभूषण पेश हुए। तो राउत रेवेन्यू कोर्ट में पहली बार पेश हुए ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण के सहयोगी विनोद भी ट्रायल का सामना करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, विनोद तोमर ने भी आरोपों को मानने से इनकार किया है, लेकिन अब ट्रायल का सामना करना होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर गलती नहीं की तो मानने का सवाल ही नहीं, यह हम बातें कहते हुए नजर आए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। अहम जानकारी, मामले की अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे होगी। ब्रजभूषण के सहयोगी विनोद भी ट्रायल का सामना करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विनोद तोमर ने भी आरोपों को मानने से इनकार किया है। दिल्ली से खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह ट्रायल का सामना करेंगे। तो दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आरोपों को स्वीकार करने से इनकार की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको भदोही लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेता। बोरी की, फिर खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई। बताओ कितने किलो चोरी हुई है खाद की बोरी से। जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। हमारे साथियों ने देखा होगा बाजार में, बताओ पहले कितना बड़ा आता था बिस्किट पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितने बिस्किट का हो गया? 5 का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान। डीजल पेट्रोल जहां महंगा हुआ है, वहीं बताओ 10 साल में आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की हो गई क्या? 1 लाख की। न केवल महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, हमारे नौजवान जो मेहनत करके पढ़ लिख करके परीक्षा देने जाते थे, जब भी परीक्षा देने गए तो जब परीक्षा देकर के घर लौटे हमारे नौजवान, हमारे छात्र नौजवानों को पता होगा कि इन सरकार के सब पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई और कोई एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं। और केवल अगर हम परीक्षा रद्द होने की वजह से
जितने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला इन्होंने, वो लगभग 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख नौजवान हैं। और ये 60 लाख नौजवान सब इस सरकार के खिलाफ हैं। 60 लाख बच्चों के माँ बाप भी इनके खिलाफ हैं। तो सोचिए, अगर 60 लाख खिलाफ हैं और उनके माँ बाप को भी जोड़ दें, एक परिवार से 3 लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर 60 का गुणा हम कर देंगे 3 में, तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख लोग इनके खिलाफ हैं कि नहीं हैं? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं का भाग दे दोगे, तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ कैसे मुकाबला करेंगे? केवल वोट कम नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी जान भी खतरे में है। और भदोही से ये तस्वीर आपको हम दिखाए थे, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर टीएमसी ने कांग्रेस के नेता रहे ललितेश त्रिपाठी को यहां पर प्रत्याशी घोषित किया है और इस बार भदोही के समीकरण कुछ और नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा महासचिव कहते हैं राम मंदिर बेकार बना, सपा सरकार में राम भक्तों पर गोली चली। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकी वारदात होती थी। सुबह उठते ही एक नए घोटाले से समाचार पत्रों में एक नया घोटाला हमें देखने को मिलता था और सायकाल होते होते आतंकी वारदात की खबर आ जाती थी। बहनों और भाइयों, जब हम लोग उस समय सांसद के रूप में संसद में इन मुद्दों को उठाते थे, तो सरकार की ओर से क्या जवाब आता था? एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम कहते थे कि भाई सीमा पार के तो निपटो उनसे। इतनी फोर्स, इतना सब कुछ संसाधन, ये किसके लिए जब हम अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन इनकी लाचार की देखते हुए बनती थी। और आज आतंकवाद और नक्सलवाद को तो समाप्त किया ही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पटाखा भी फट जाए ना, तो ये पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देते हुए कहता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि नया हिंदुस्तान है ये। और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। याद करिए, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर मुझे अक्सर जाना होता था और मुझे 6 से 8 घंटे लगते थे। सड़कें खराब थी, चलना फिरना मुश्किल था। लखनऊ नहीं जा सकते थे, गोरखपुर नहीं जा सकते थे, बस्ती नहीं जा सकते थे, नेपाल नहीं जा सकते थे, बलरामपुर नहीं जा सकते थे। हर ओर की सड़कें खराब थी। आज यहाँ की अच्छी सड़कें, बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय हो रहे हैं। अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है और माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारी सरकार ने आपके जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर किया है। बहनों और भाइयों, बोलिए इन लोगों से, जो लोग आज जातिवाद की बात करते हैं, इन लोगों से बोलिए कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने कराया है। और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है, अगले सत्र में हम नर्सिंग की पढ़ाई भी यहां शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए चलो ठीक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण के मतदान होने के बाद से कहीं न कहीं वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। उसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में भी लोग जो है घरों से निकलकर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और जनता से अपील भी की है कि घरों से निकलकर अपना मतदान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यूपी की 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी हैं सर, 5 चरणों का मतदान हुआ, कैसे सभी चरणों में बीजेपी जीत रही है प्रचंड बहुमत के साथ। प्रदेश में 80 में 80 वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है इस बार देखने को मिला 5। बहुत अच्छा है, ये बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह है। तो ये
हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा मिलेगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बाद वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की। के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। लगातार कई महीनों से आप होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प एक महायज्ञ चल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को उसको पूरा करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के बड़े बड़े साथी, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे नेतागण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज उसी अनुक्रम में बहुत ही सीनियर आईपीएस अफसर रहे, बहुजन समाज के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने वाले आदरणीय प्रेम प्रकाश जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और निवेदन करना चाहूंगा प्रेम प्रकाश जी से कि अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। जहां जहां अभी पोलिंग है वहां पूरी ताकत और लगन के साथ लग करके इस यज्ञ में अपना भी योगदान प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से दुनिया में जिस ढंग से भारत माता का परचम बुलंद हुआ है, आज भारत जो बोलता है दुनिया सुनती है। इस बदलाव को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने समझा है। आज हम कह सकते हैं कि 5 चरणों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। शेष 2 चरणों में जो 25 और 1 तारीख को है, इन 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से डिरेल्ड है, उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के लोग आज भी इनकी गुंडई, अराजकता, माफियागिरी को लोग भूले नहीं है। अभी 2 दिन से लगातार मीडिया में फुटेज सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के मुखिया को उनके ही कार्यकर्ता उनका भाषण नहीं होने दे रहे, मंच पर चढ़ जा रहे, बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे, ये उद्दंडता पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा। और आप सोचिए जब ये लोग पावर में आते हैं तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे सपा शासनकाल में होते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेकों की लूट होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में होती है। मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। डेवलपमेंट मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास डेवलप हो रहा है। युवाओं को बगैर सिफारिश के आधार पर, बगैर जुगाड़ किए सरकारी नौकरी 6.5 लाख से अधिक पारदर्शिता के मेधा के साथ देने का काम उनकी बुद्धि के बल पर हमारी सरकार ने किया है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं ने किया है। मुद्रा लोन योजना के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो महासमर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, देश के लोगों ने देखा है। केजरीवाल जी जैसा बहुरूपिया ढूंढने नहीं मिलेगा, वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केजरीवाल कहते थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम लोकपाल के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। सरकार बनाई तो करोड़ों का घोटाला, शराब घोटाला कर दिया। देश के लोगों ने देखा, दिल्ली के लोगों ने देखा। और हद तो हो गई महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली बहन स्वाति मालीवाल जी के साथ जिस ढंग से दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है,
उनके शरीर पर इसी ढंग से लात घूंसे बरसाए गए हैं। देश की महिलाओं से केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए और इंडी गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए कि केजरीवाल किस ढंग से बेशर्मी के साथ इंडी गठबंधन के डैश को शेयर कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए। महिला अपमान पर इंडी गठबंधन पूरी तरह से चुप्पी साधे है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर के उनके सम्मान से जीने का हक उन्हें प्रदान करने का काम किया है। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अब सीधा आपको आजमगढ़ के संगरी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहा है। कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा सुविधा के भाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने मंदिर भी बनवाने का काम किया, रामलला को विराजमान करने का काम किया। तो हमने कहा, मोदी जी अगर रामलला को विराजमान कराने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तो ये बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो जनता का खून चूसते थे, हमने कहा इनकी भी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकाल लेनी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, जितने दुर्दांत माफिया थे, या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़ करके सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखो, गरीब के लिए राशन भी है, 5 लाख रुपए के आयुष्मान के कार्ड की सुविधा भी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, गरीब के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, घर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो घर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है। मोदी जी ने कहा है, तीसरी बार सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी, हर वह गरीब जिसके पास आवास नहीं होगा, एक एक आवास 5 वर्ष के अंदर सभी को उपलब्ध करवा देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपके सामने पहचान का संकट था। अरे वो तो निरुआ आ गया, आज आप जाते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। कहा, अच्छा, आजमगढ़ से, जहां से निरुआ सांसद है। और बहनों और भाइयों, ये भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और इनके कहने पर अब हम लोगों ने आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण के लिए भी पैसा उपलब्ध करवा दिया है। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में घर के बाहर खड़े स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पास में ही खड़ी दूसरी गाड़ी को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया है। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। स्थानीय लोग व दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। लखनऊ में सोमवार को मतदान हो रहा था। सभी पुलिसकर्मी मतदान ड्यूटी पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में थे। ऐसे में शहर की अधिकतम दुकानें बंद होने से निराश्रित और भूख प्यास में भटक रहे लोगों को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने शानदार लंच पैकेट बॉक्स में देकर तपती धूप में उन्हें भोजन कराया। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक चिलचिलाती इस धूप में हाल बेहाल निराश्रित लोग जैसे ही फुटपाथ पर बसेरा करने वाले लोग और रिक्शा चालक वाले अन्य लोगों को जगह जगह पर लंच बॉक्स बांटते हुए नजर आए हैं।
और स्ट्रांग रूम पहुंचे पुलिस अधीक्षक व डीएम आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है और स्ट्रांग रूम के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। गल्ला मंडी एरिया के पास नेताओं ने भी डेरा डाला हुआ है और सलेमपुर के नवीन गल्ला मंडी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नवीन गल्ला मंडी के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। समीरपुर के नवीन गल्ला मंडी के पास का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। तो आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। बड़ी खबर, गल्ला मंडी एरिया के पास नेताओं ने डेरा डाला है। अहम खबर आपको हम बता दें, हमीरपुर से खबर, स्ट्रांग रूम पहुंचे पुलिस अधीक्षक व डीएम। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस और स्वाट टीम के बदमाशों से मुठभेड़। पेट्रोल पंप से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ की बात सामने आई है। 3 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असलाहा, कारतूस, एक बाइक नकदी बरामद की गई है। खुर्जा सीओ ने घटना की जानकारी दी है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा आज प्रातःकाल शाहपुर मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक बिना नंबर प्लेट वाहन पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसको जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए रामगढ़ी रोड की तरफ भागने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा भी उनका पीछा करते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसके क्रम में तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर सीएम के कार्यक्रम में गिरे जगदम्बिका पाल। कार्यक्रम में लड़खड़ाकर गिरे बीजेपी प्रत्याशी। मंच पर सीढ़ियों से चढ़ते समय जगदम्बिका पाल का पैर फिसला और मंच से लड़खड़ाकर गिरे बीजेपी के प्रत्याशी। सिद्धार्थनगर से खबर आपको हम बता रहे हैं, कार्यक्रम में लड़खड़ाकर गिरे जगदम्बिका पाल। लेकिन मंच पर चढ़ते वक्त उनका पैर लड़खड़ाया। मंच से लड़खड़ाकर गिरे बीजेपी के प्रत्याशी। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिद्धार्थनगर से खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम के कार्यक्रम में वो जा रहे थे, सीएम के साथ ही आगे चल रहे थे। उस दौरान ही उनका पैर अचानक से लड़खड़ा गया और मंच पर सीढ़ियों से चढ़ते समय जगदम्बिका पाल गिरे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके पीछे ही मुख्यमंत्री मौजूद थे, हालांकि तुरंत ही उन्हें सुरक्षाकर्मियों के द्वारा उठाया गया और मंच पर चढ़ते वक्त गिरे जगदम्बिका पाल। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मंच से लड़खड़ा कर गिरे हैं बीजेपी के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और हरदोई बिलग्राम स्टेट बैंक के बाहर लगा एटीएम में अचानक आग लग गई। यह आग शाखा परिसर के पास से निकले शॉर्ट सर्किट से लगे एटीएम मशीन में बताई जाती है। आग इतनी तेज थी कि वहां धमाकों की भी आवाज आने लगी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका है। बिलग्राम कोतवाल नारायण कुमार कुशवाहा, उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला है। महाराजगंज जनपद के परसा मलिक थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों को बंधक बनाकर मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब कार्यवाही में जुटी हुई है। गांव के लोग इकट्ठा होकर 2 युवकों को रस्सी से बांधकर मारते पीटते हुए और गाली गलौज करते हुए नजर आए हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों युवकों का हाथ एक दूसरे के हाथ से बांधकर जमीन पर बैठाकर ग्रामीण पिटाई कर रहे हैं। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 वर्षीय किशोरी से चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म। किशोरी की हालत नाजुक बताई जाती है और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। अमरोहा के थाना सैद नगली कस्बे का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमरोहा में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 8 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म। किशोरी की हालत नाजुक है, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किशोरी की हालत नाजुक है, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आठ वर्षीय किशोरी से चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। और अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एक्शन मोड में आया पुलिस प्रशासन। भाजपा सांसद के होटल में हुई मारपीट का पूरा मामला। होटल मैनेजर समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। मंजू मौर्य ने पुलिस को दी थी तहरीर। कोतवाली देहात कटरा मोदनीगंज स्थित होटल का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, होटल का ये पूरा मामला, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। बारिश और लू के थपेड़ों से शहरी परेशान हैं। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, दोपहर को सड़कों पर सन्नाटा होने लगा है। राहगीरों और बाइक सवारों की संख्या कम हो गई है। लू के गर्म थपेड़ों से लोगों का सिर चकरा रहा है। गर्मी लगने से डायरिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस और वायरल संक्रमण के रोगी भी बढ़ गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के उसला अस्पताल पे, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। हमसे बात कर लेते हैं कि इस बार भीषण जो गर्मी पड़ रही है, क्या बचने के तरीके हैं, हमसे बात कर लेते हैं। सर पहले तो ये बताइए, सर भीषण गर्मी पड़ रही है, किस तरह से लोगों को बचाव करना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ा अच्छा बचाव ये है कि कम से कम निकलना चाहिए, अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए। स्पेशली जो पीक आवर गर्मी के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर निकलें तो प्रॉपर कपड़ों में प्रॉपर सर ढक के निकलें और अपने पानी के पीने की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें। कोशिश करें बाहर का ये जो नल का पानी, इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, या बाहर का खाना, जो ठेलों वाला खाना, छोटे होटलों का खाना, ये सब अवॉइड कर देना चाहिए गर्मी में। इनका भरोसा नहीं होता है कि इनकी क्वालिटी क्या हो। तो शुद्ध खाने का पानी ज़्यादा का वो करने से गर्मी में कंट्रोल किया जा सकता है। और मेन वही है कि अनावश्यक निकले ना उसमें, और घर में अपना जो कूलर, एसी है, जो अपना यूज़ करना है, सब करें उसमें। ठीक है सर, नौतपा भी चल रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? नहीं, प्रभाव तो जो गर्मी के होते हैं, जो लोग बाहर जाएंगे उनमें हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, स्किन रैश और उल्टियाँ वगैरह, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, कई बीमारी, गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, ये बीमारियों का खतरा गर्मी में बढ़ ही जाता है। मीजल्स का बढ़ता है, चिकन पॉक्स का बढ़ता है। तो उस हिसाब से गर्मी को कंट्रोल करना पड़ेगा, गर्मी से बचाव करने पड़ेंगे, है ना। सर, खान पान में देखा जाए किस तरह की इस तरह सेवा करनी चाहिए? खान पान बहुत यूज़ करे हुए, रखे हुए ना खाएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कितनी देर ठंड में रहा है, कितनी देर गर्म रहा है। और अगर खाने में कोशिश करें कि ताज़ा ही खाना खाया जाए, शुद्ध खाया जाए, बाहर से होटलों में ना खाया जाए खाना। जिस तरह शैलेंद्र तिवारी जी ने बताया कि जो बाहर के जो पीजे हैं उन पर रोक लगाई जाए और फालतू चीज़ें ना घूमें। और कानपुर से मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। और फर्जी मतदान को लेकर गोंडा लोकसभा से सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने चुनाव से वर्तमान सांसद और विशेषकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से चिट्ठी देकर गोंडा लोकसभा के 4 विधानसभाओं के 29 बूथों पर गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी का आरोप है कि प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मोदी जी की नहीं चली, बजरंग बली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई। चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहां से, झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से अहम बातें कही गई। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।